नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 59 के सभी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? ऑप्शन है ए वायु, बी कांच, सी निर्वात और डी इस्पात। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि निर्वात। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, जो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वह सी है यानी कि निर्वात। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन है ए प्रकाश वर्ष, बी खगोलीय वर्ष, सी सूर्य वर्ष, डी पारसेक। तो दिए गए विकल्पों में जो सही विकल्प है वह है डी यानी कि पारसेक। पारसेक जो है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर जो होता है वह 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन में है नॉट, जहाज की चाल की माप। यह सही है, जहाज की चाल की माप हम लोग नॉट में मापते हैं। बी में है नॉटिकल मील, नाव संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। यह भी सही है। सी ऑप्शन में है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। ये भी सही है। डी ऑप्शन में प्रकाश वर्ष, समय मापने की इकाई। यह गलत है। प्रकाश वर्ष जो है जिसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, यह डिस्टेंस मापने की इकाई है यानी कि दूरी मापने की इकाई है। प्रश्न संख्या 4 की तो 3 का जो सही ऑप्शन है वह हमारा है डी जो कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन है ए कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है और किलो जूल भी है। लेकिन डी जो ऑप्शन है वाट, वह ऊष्मा की नहीं बल्कि शक्ति का मात्रक है। तो वाट जो है हमारा वह पावर यानी कि शक्ति की मात्रक है। इसलिए 4 का जो सुमेलित नहीं है यानी कि सही नहीं है वह है हमारा डी यानी कि वाट। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल को एनीमोमीटर में मापा जाता है, यह सही है। बी है एम्पियर विद्युत धारा। एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, लेकिन विद्युत धारा का अगर मापन इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए तो वह अमीटर है, अर्थात बी जो है वह गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पायरोमीटर, उच्च ताप। सही है कि उच्च ताप को पायरोमीटर में मापा जाता है। डी ऑप्शन की बात करें तो लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता यानी कि दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापा जाता है। तो हमारा जो गलत है इसमें सुमेलित नहीं है वह है बी नंबर यानी कि एम्पियर विद्युत धारा। यहाँ पे एम्पियर की जगह अगर अमीटर होता तो यह विकल्प उपयुक्त होता। प्रश्न संख्या 6। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो प्रश्न में है कि पदार्थ का संवेग, तो संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग होता है यानी कि m/v। और कहता है कि वेग, तो संवेग और वेग का अनुपात मतलब कि m/v/v। v से v कैंसिल हो गया यानी कि m। तो संवेग और वेग का अनुपात में जो है हमारा द्रव्यमान प्राप्त होगा यानी कि ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। इसलिए 7 का जो सही आंसर है वह है डी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, किसी पिंड का भार, विकल्प ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। यह गलत है। किसी भी पिंड का भार जो होता है वह सभी जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। विकल्प बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यह सही है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यह गलत है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, यह भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो 8 का जो सही विकल्प होगा वह बी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही होगा, 9 का ए। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा प्रकाशीय तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो हमारा 10 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 11 नंबर प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश की किस घटना के कारण। तो आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन है 11 का ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। 12 नंबर प्रश्न है, अंकित प्रश्नों पर विचार करें तथा अंकित कथनों पर विचार करें तथा पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है हमारा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सही है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यह कथन सही है। कथन 2 की बात करें तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, यह भी सही है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होता है इसलिए खतरे का सिग्नल जो है वह लाल रंग का बनाया जाता है। तो हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए 12 का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 1 तथा 2 दोनों, यानी 12 का सी। अब प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है, यह गलत है। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है वह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है, यह गलत है। सी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण में किया जाता है, तो सी सही है। डी नंबर ऑप्शन है कि अवतल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए उपचार के लिए किया जाता है, तो डी हमारा गलत है, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग जो है वह दीर्घ दृष्टि वह निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा जो है बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा 1 से अधिक यानी कि 13 का ई नंबर। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। इंफ्रारेड, एक्स किरण, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो 14 का जो आंसर होगा वह डी होगा। प्रश्न संख्या 15, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि 15 का जो सही ऑप्शन है वह है सी। 16 नंबर प्रश्न है गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो गोताखोर जो है जो समुद्र के नीचे गोताखोरी करते हैं या भी तो उसकी वह जो अपने सांस में उपयोग करते हैं वह ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 16 का बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। 17 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वह है फ्लोरीन, यानी कि 17 का ए। 18 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर विकल्प है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग एवं 7 आवर्त हैं, सही है। बी नंबर में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है, तो यह गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वह बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। सी नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा गया है, यह सही है। डी नंबर में है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा गया है, डी भी सही है। तो हमारा बी जो है वह गलत है, यानी कि 18 का जो सही आंसर है वह है बी। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजनों को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 16, 17, 18, 15। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है, इसलिए 19 का जो सही आंसर है वह है डी। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन। तो इसमें विकल्प को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वह हमारा अक्रिय गैस नहीं है, बाकी जो है हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, रेडन, जोनन जो भी है वह हमारा अक्रिय गैस कहलाता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारा अक्रिय गैस नहीं है, इसलिए 20 का जो सही ऑप्शन है वह है ए, हाइड्रोजन। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में विटामिन एवं उनसे संबंधित बीमारी के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए में है नियासिन प्लेगड़ा, सही है, नियोसिन की कमी से प्लेगड़ा होता है। बी में है थायमिन बेरी बेरी, यह भी सही है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है। सी में है विटामिन डी सूखा रोग, ये भी है सूखा रोग जिसे कि रिकेट्स भी बोला जाता है, यह सही है। डी में है विटामिन के बंध्यापन, यह गलत है, विटामिन के की कमी से जो है वह रक्त का थक्का नहीं बनना है, तो और बंध्यापन जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है जिसे जनन शक्ति में कमी भी कहा जाता है, इसलिए 21 का जो है वह ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। 22 नंबर है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है उसमें रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, अर्थात हमारा विकल्प ए सही है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वह है ए, यानी कि 5 से 6 लीटर। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीमोग्लोबिन से सही नहीं है? तो ए नंबर विकल्प है इसमें आयरन होता है, सही है। बी नंबर में है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। सी नंबर ऑप्शन है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। हीमोग्लोबिन जो है वह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है, बल्कि WBC जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, वह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो सी नंबर हमारा विकल्प गलत है। डी नंबर विकल्प की बात करें तो यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो यह भी सही है। तो हमारा सी जो है वह विकल्प गलत है, यानी कि 23 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करें रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसिफिल। तो रुधिर प्लाज्मा में जो हमारा एंटीबॉडी निर्मित होता है वह लिम्फोसाइट में होता है, यानी कि इसका सही विकल्प है 24 का बी, लिम्फोसाइट। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी यकृत। तो हमारे शरीर के ताप को जो नियंत्रित किया जाता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, यानी कि 25 का जो सही ऑप्शन है वह है बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है, यानी कि इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना, हरा शैवाल, अमीबा। तो हरा प्रोटोजोआ जो है वह यूग्लिना को कहा जाता है। तो 27 का जो हमारा सही विकल्प है वह है बी। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए कहता है कालाजार नामक बीमारी वाहक बालू मक्खी से होता है, यह सही है। विकल्प बी की बात करें मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी की बात करें अनिद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, विकल्प सी भी सही है। विकल्प डी की बात करें फाइलेरिया एडीज मच्छर के काटने से होता है, यह गलत है। फाइलेरिया जो है वह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, यानी कि 28 का जो सही विकल्प है वह डी है। 29 नंबर प्रश्न, मलेरिया के उपचार के लिए लाए जाने वाला पदार्थ है? ए पेनिसिलिन, बी सल्फाडाइजिन, सी क्लोरोक्विन और डी एस्पिरिन। तो मलेरिया के उपचार के लिए जो उपचार के लिए लाए जाने वाले पदार्थ है वह है सी यानी कि क्लोरोक्विन। और क्लोरोक्विन को जो है वह कैनून नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह वायरस से निम्नलिखित में से 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है वायरस की खोज इवानोव्स्की द्वारा किया गया, सही है। बी है वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, सही है। सी नंबर प्रश्न है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यह भी सही है। डी नंबर में है कि विषाणु में न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है, यह भी सही है। यानी कि हमारा सभी विकल्प क्या है? सही है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं गलत है। तो 30 का जो हमारा आंसर होगा वह विकल्प ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स के बारे में सही नहीं है? ए है यह वायरस से होने वाली एक बीमारी है, सही है। बी नंबर विकल्प है यह डब्ल्यूबीसी की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करता है, यह गलत है। एड्स जो है एचआईवी वायरस जो है वह डब्ल्यूबीसी की टी कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो बी हमारा जो है वह क्या है? गलत है। सी नंबर है इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम है, यह भी सही है। डी नंबर ऑप्शन है इस रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यह भी सही है। तो हमारा बी जो है वह गलत है, यानी कि 31 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कवक से संबंधित नहीं है? ए कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, गलत है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। बी नंबर विकल्प है यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह भी गलत है। कवक जो है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह परजीवी होते हैं। सी नंबर जो विकल्प है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी सही है। डी नंबर है यह मृत कार्बनिक पदार्थ पर पाए जाते हैं, डी सही है। तो जो गलत है वह ए और बी दोनों है, मतलब कि एक से अधिक गलत है। तो हमारा 32 का जो सही आंसर होगा वह ई होगा, एक से अधिक। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है जिसे कहा जाता है प्रोटोजोआ, शैवाल, लाइकेन, जीवाणुभोजी। तो कवक की जो कुछ प्रजातियां हैं वह नीलहरित शैवाल के साथ जो संबंध बनाती है उसे लाइकेन कहते हैं, यानी कि 33 का सी। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के द्वारा होती है? मलेरिया गलत है, मेनिंजाइटिस सही, एथलीट फुट कवक के द्वारा होता है, सही है। दम्मा कवक के द्वारा होता है, यह भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक, यानी कि 34 का जो ऑप्शन है वह होगा ई, इनमें से एक से अधिक। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक है? तो ये काफी साधारण सवाल है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि लैक्टोबैसिलस। 36 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अर्नेस्ट हैकेल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वह आनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 36 का डी। अगर चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है वह जैव विकास के सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपने बुक फिलोसफिकल जूलॉजी में जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन किया था। उसके बाद लैमार्क है, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। लैमार्क जो है वह उन्होंने अपने बुक फिलोसफिकल जूलॉजी में जैव विकास के सिद्धांत को दिया था। अर्नेस्ट हैकेल जो है वह जैव विकास के पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसलिए सही ऑप्शन जो होगा इनमें आनुवांशिकी का पिता वह ग्रेगर जॉन मेंडल होगा, जिसका ऑप्शन है डी यानी कि 36 का डी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैवाल के बारे में सही नहीं है? इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, सही है। यह स्वपोषी होते हैं, यह भी सही है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह भी सही है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, यह भी सही है। तो सभी सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी 37 का ई। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमोनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो 38 का जो सही ऑप्शन है वह है बी। 39 नंबर प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वह हुगो डी विलीज ने प्रतिपादन किया था। 39 का जो सही ऑप्शन है वह है डी। डार्विन की अगर बात करें तो डार्विन जो है वो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। 40 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं, इसलिए 40 का जो सही ऑप्शन है वह ए है। अगर जोड़े की बात किया जाए तब यहाँ पे 23 होता। 41 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि विकल्प सी। यकृत जो है, बहुत लोगों ने यकृत को ऑप्शन मारा है, लेकिन यकृत जो है वह हमारी लंबी कोशिका नहीं है, जबकि यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो है वह कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस ने ही सर्वप्रथम जो है जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो 42 का जो सही ऑप्शन है वह बी है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 43 का ए। इसे कोशिका का अपशिष्ट निवारण तंत्र भी कहा जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह पावर ऑफ हाउस कोशिका का कहलाता है। इसलिए 43 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा, लाइसोसोम। 44 नंबर प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, पीत और कार्टेक्स। तो जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। तो 44 का जो सही ऑप्शन है वह है ए। 45 नंबर प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 45 का ए। क्योंकि हेक्टर मुनरो जो ऑप्शन बी में है वह प्लासी की नहीं बल्कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो प्लासी की अगर पूछा जाए तो उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 46 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है वह 1765 से 1772 तक चला। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह है 65 से 72, 46 का सी। 47 नंबर प्रश्न की बात करें, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैसूर में, वाडियार में, श्रीरंगपट्टनम में, लाहौर में।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में अपने किले श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वह सी नंबर है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? राजा जैमोरिन, जहांगीर, औरंगजेब और रतन सिंह। तो वास्को डी गामा ने जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो उस समय कालीकट का राजा जो थे वह राजा जैमोरिन था और उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो 48 का जो सही ऑप्शन है वह है ए, राजा जैमोरिन। 49 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी का निर्माण सर्वप्रथम डच ने प्रारंभ किया। तो 49 का जो सही ऑप्शन है वह बी है। 50, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला एकाधिकार प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि 50 की अगर बात करें 50 के सी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो मीर कासिम जो है उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की ताकि अंग्रेज जो है उनकी गतिविधियों से दूर रहे। तो 51 का जो सही ऑप्शन है वह है डी, यानी कि मीर कासिम। 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के बाद। 12 अगस्त 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, जिसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 52 का बी, शाह आलम द्वितीय। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? यह कथन महाराजा रंजीत सिंह की है। तो 53 का जो सही ऑप्शन है वह है ए। 54 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेलीजली। तो द्वैध शासन प्रणाली को अगर समाप्त करने की बात किया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो 54 का सी सही है। अगर द्वैध शासन को बंगाल में लागू करने की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, जो कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में प्रभावित रहा और 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। 55 नंबर प्रश्न की बात करें, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, यानी कि 55 का जो सही ऑप्शन है वह है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 56 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो सती प्रथा पर पाबंदी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तो 56 का जो सही ऑप्शन है वह है सी। 57 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कूप प्रशासन के द्वारा। तो अवध जो है उस उत्तराधिकारी का होने के कारण लॉर्ड डलहौजी जो है उसे कुप्रशासन के आधार पर विलय किया था। तो 57 का जो सही है वह है कुप्रशासन के द्वारा, यानी कि 57 का डी। 58 की बात करें तो इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेलीजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। इस्तेमारी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी। 59 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो क्रांतिकारी का नेता थे वह वीर कुंवर सिंह थे, यानी 59 का जो आंसर है वह है बी। 60 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, यानी 60 का सी। 61 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने 1857 ईस्वी के बाद 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुए थे, उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज ने यह घोषणा किया कि 1 नवंबर 1958 के बाद 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया को जो है महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की भारतीय प्रशासन को। तो 61 का जो ऑप्शन है वह ए है। 62 नंबर प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण है, उसके लेखक है दीनबंधु मित्र, यानी कि 62 का बी नंबर। 63 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? आत्माराम पांडुरंग, रासबिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वह है आत्माराम पांडुरंग एवं गोविंद रनाडे। तो चूंकि गोविंद रनाडे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आत्मा पांडुरंग ऑप्शन सही होगा, यानी कि 63 का ए। 64 नंबर प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1989 के अधिनियम द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो है वह 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो 64 का जो सही ऑप्शन है वह है सी। अगर 1919 के अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन उसमें जो द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी वह प्रांतों में लाई गई थी। केंद्र की अगर बात किया जाए तो 1935 में लाई गई थी। 65 नंबर प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। 65 का ए। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है 66 का बी, 9 दिसंबर 1946। 67 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो 67 का जो सही ऑप्शन है वह है डी। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है वह संविधान सर्वोपरि है। तो 68 का जो ऑप्शन है वह है बी। 69 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है इसे समवर्ती सूची कहा जाता है, उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया था, यानी कि हमारा 69 का जो सही ऑप्शन है वह है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यह भी सही है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, यह भी सही है। तो सभी सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए 70 का जो ऑप्शन होगा वह ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस हाल ही में मनाया गया है, जो कि 30 मई को मनाया गया है। 71 का जो सही ऑप्शन है वह है डी, 30 मई। 72, हाल में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है वह 4.2 रहने की संभावना बताई गई है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है 4.2%, यानी कि 72 का बी। 73 नंबर प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया?
यह प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, छत्तीसगढ़ की जगह आप 36वें कर ले। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वह गोवा में किया जाएगा, यानी 73 का ए। 74 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड में विकसित करने की घोषणा की है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो 74 का जो सही ऑप्शन होगा सी। यहाँ हर्बल रोड का मतलब है कि उत्तर प्रदेश जो अपने 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों साइड में जो है हर्बल यानी कि जड़ी बूटियां औषधियां संबंधित वृक्ष लगाने का कार्य करेगा। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो हाल ही में मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 75 का ए। 76 संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है, यानी 76 का डी। 77 का हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, ऑप्शन है सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। तो इसमें से ऑप्शन जो है वह कोई भी नहीं है। हाल ही में जो है मिजोरम के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन ई भी इसमें नहीं दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है, तो हाल ही में सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नोआमी ओसाका बनी है, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है। तो 78 का जो है वह बी है। इससे पहले सर्वाधिक वेतन पाने वाली जो थी वो सेरेना विलियम्स USA की थी। 79 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% सौरकरण करने की योजना की है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क नामक शहर को 100% सौरकरण करने की योजना शुरू की है। इसके सही ऑप्शन जो है 79 का हुआ है सी। 80 नंबर है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वह इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो 80 का डी। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, अंजुम मौडगिल को जो है खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 81 का जो सही ऑप्शन है वह है बी। 82 नंबर, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरे देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। तो 82 का जो सही ऑप्शन है वह है बी मार्च 2021 तक। 83 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 83 का डी। 84 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक जो है वह 142वां है, यानी 84 के सी। इससे पूर्व जो है 2019 में भारत की रैंक 140वां था, 2 स्थान खिसक करके भारत अब 142वां स्थान पर आ गया है। 85 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व के टॉप प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर को शामिल किया गया है, तो 2 शहर को शामिल किया गया है। 85 का ए। 86 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है, ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ब्राजील और वियतनाम। तो हाल ही में जो फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है बेल्जियम टॉप पर है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो वियतनाम है बेल्जियम की जगह पर वहां वियतनाम टाइपिंग कर दी गई है, अर्थात जो है यह क्वेश्चन को हटा दिया गया है। इसका सही आंसर जो है वह बेल्जियम है। 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो वह चीन में किया गया है। 87 का बी। 88 नंबर प्रश्न है, भारत और मालदीव को अलग करता है, तो भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, यानी कि 88 का ए। 89 का
बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नेवासी का डी। 90 केवला पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो केवला पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। 90 का ए। 91 हाल ही में किस देश ने अपने सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? तो हाल ही में इजराइल ने अपने एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। 91 का बी इजराइल। 92 भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु जल नदी समझौता जो है वह 1960 में की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है वह सी है। 93 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार सुंदरबन में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में जो सुंदरबन में बाघों की संख्या है वह 96 है। इससे पूर्व जो थी वह 88 था, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वह है डी नंबर, यानी कि 96। 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन क्रियान्वयन की घोषणा की है? तो चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन क्रियान्वयन की घोषणा की है। 94 का डी। 95 नंबर प्रश्न है, कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद दिए गए विकल्पों के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। 95 का ए कर्नाटक और तमिलनाडु। 96 नंबर प्रश्न है, हाल में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का जारी किया गया उसमें ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान मिला है, यानी 96 का बी ऑस्ट्रेलिया। 97 विश्व में कौन सा देश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ईरान जो है वह केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह पिछले बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। 97 का बी। 98 नंबर प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है यह केरल में स्थित है, यानी 98 का बी। 99 नंबर प्रश्न है, पिंच ब्लैंक अभ्यास 2020 जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है किन देशों के बीच होने वाला था? तो पिंक ब्लैक अभ्यास जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। तो 99 का जो सही ऑप्शन है वह है डी। 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईसीपीडी, यहाँ आईसीपीडी की जगह सिपड़ी कर लीजिएगा, सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में वर्ष 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जो सिपड़ी का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। वही पहले स्थान की अगर बात करें तो अमेरिका इसके पहले स्थान पर है, जबकि चाइना इसके दूसरे स्थान पर है। तो भारत इसके तीसरे स्थान पर है, यानी कि 100 का जो है वह ए होगा। ये था हमारा टेस्ट सीरीज 59 के सभी प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न का पूरे प्रश्नों की व्याख्या एवं उसके डिस्कशन। आप लोग सभी इस आंसर शीट को मिला लें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।